नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला के बाहर। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया अमरेंद्र जिंदल और रामनाथ को अच्छा सबक सिखाती है और वहां से चली जाती है। पीछे सारा भी अमरेंद्र जिंदल को अनाया के खिलाफ कर रही थी। रामनाथ, जो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था, वह गुस्से में खड़ा हुआ और अमरेंद्र जिंदल को देखकर बोला, आपने तो कहा था वह लड़की को काबू करना आसान है और आप मेरी उससे शादी करवा देंगे, लेकिन वह लड़की तो मुझे ही इतना सब कुछ सुनाकर चली गई। इतना बोलकर वह अभी आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही अमरेंद्र जिंदल पास पड़ी हुई टेबल से 100 पीस उठाकर रामनाथ के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ है। तुम बेकार आदमी, तुम एक लड़की को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसे लड़की को फंसाना है, लेकिन तुम तो खुद अपनी पोल खोलकर बैठ गए। निकल जाओ यहाँ से। रामराज अमरेंद्र जिंदल की ताकत से डरता था, इसीलिए वहां से चला गया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, कुछ कार आई और उसे जबरदस्ती बिठाते हुए वहां से निकल गई और थोड़ी ही देर में वह एक अंधेरे कमरे में बंद था। रामनाथ इस बार सच में डर गया था, क्योंकि वह लोगों को धमकाने का आदी था। हमेशा ही वह दूसरे लोगों को नीचा समझता था और उसे अपने पैरों के नीचे समझकर डराया करता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि कोई उसे डरा रहा था। रामनाथ इधर उधर देखते हुए बोला, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। तुम छोड़ो मुझे, तुम जानता नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर मेरे परिवार को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे यहाँ से। तभी वहां पर कुछ कदमों की आवाज आई। गोल्डन मास्क पहने हुए एक आदमी अंदर आया। उसके पीछे कुछ लोग अलग अलग मास्क पहने हुए थे। वह आदमी किसी राजा की तरह सामने बैठ गया। अब तक तो मेरे रीडर को समझ गए होंगे ये कौन है। हाँ, ये बिल्कुल हमारे हीरो हर्षवर्धन है। दरअसल जब अनाया की गुस्से की वजह से हॉट रेट बढ़ी थी और रोबो ट्रेन में हलचल हुई थी, तभी हर्षवर्धन के हाथ में पहनी हुई घड़ी में भी हलचल हुई थी और हर्षवर्धन ने अनाया के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये सोचकर माइक को ऑन कर दिया, जिस वजह से अनाया के आसपास जो भी बातें हो रही थी वह सुन रहा था। और जैसे ही उसे पता चला कि कोई आदमी उसकी अनाया पर नजरें रखे बैठा है और उसकी शादी की बात हो रही है, वह गुस्से से बौखला गया और तुरंत ऑफिस से बाहर चला गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे की बात सुन रहा था और अनाया की हरकतें सुन रहा था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था कि किसी की इतनी औकात कि वह उसकी बीवी को देखने आए। लेकिन जैसे ही अनाया ने रामनाथ की पोल खोली, हर्षवर्धन का गुस्सा और बढ़ गया और उसने तुरंत उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। इसलिए वह इस वक्त रामनाथ के सामने बैठा था। हर्षवर्धन अपनी कठोर आवाज में बोला, सुना है तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है, इसीलिए तुम लड़कियां देखने भी जा रहे हो। ये कहते हुए उसके आसपास का ऑरा और खतरनाक हो गया। वही रामनाथ, जो आम लोगों को धमका कर खुद का महान समझता था और गरीब लोगों का फायदा उठाकर उसे मारपीट कर खुद को अमीर समझता था, वह आज तक असली अंडरवर्ल्ड के लोगों से कभी नहीं मिला था और आज तो उसके सामने अंडरवर्ल्ड किंग बैठा था। वह तो हर्षवर्धन के एक बाल के बराबर भी नहीं था, इसलिए वह डर से कांप रहा था। यहाँ तक कि हर्षवर्धन की एक नज़र उसकी पेंट गीली करने के लिए काफ़ी थी। वही उसकी हरकत देखकर पास खड़े हुए रजत को हंसी आ गई, क्योंकि आज तक इतना कमज़ोर दुश्मन कभी भी उसके हाथ नहीं आया था। छोटी सी बात के लिए उसने पेंट गीली कर ली, वह भी सिर्फ एक नज़र देखने भर से। हर्षवर्धन भी उसे गौर से देख रहा था। वो रामनाथ को देखते हुए बोला, तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? हर्षवर्धन भी अपनी डरावनी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मैं वह इंसान हूँ जिसकी बीवी पर तुमने अपने नज़रें डाली। तुम ही बताओ अब मैं तुम्हारी इन नज़रों के साथ क्या करूँ? ये सुनकर रामनाथ डर गया और वो समझ गया कि वह अनाया की बात कर रहा है। वो डरते डरते बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं जिस लड़की को देखने गया था उसकी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में इशारा करता है तो उसका गार्ड एक चाकू रामनाथ के हाथ में घुसा देता है और रामनाथ की एक चीख निकल जाती है। तभी हर्षवर्धन अपनी आंखें बंद करके पीछे सीट पर सिर टिकाते हुए डरावनी विसल बजाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की, और वह भी इतनी घटिया अंदाज में। मैं खुद भी उसे डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता, तो फिर तुम कौन होते हो उसे इस तरह से बुलाने वाले? यहाँ तक कि तुमने तो उसे अपनी घटिया नज़रों से देखा भी। अब तुम बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए?
वही हर्षवर्धन के कहने का मतलब पीछे खड़ा हुआ रजत समझ गया। वह तुरंत आगे आया और एक नुकीले गगरम रोड सलिएट से रामनाथ की आंखें फोड़ दी और रामनाथ की चीख और तेज हो गई। उसकी चीखें सुनकर हर्षवर्धन को सुकून मिल रहा था। हर्षवर्धन खड़ा हुआ और अपनी बिना इमोशन की आवाज में बोला, रजत, इसने तुम्हारी लेडी बॉस पर नजर डाली है। तुम्हें पता होना चाहिए इसका क्या हश्र होना चाहिए। रजत भी हर्षवर्धन के कहने का मतलब समझ गया। वह तुरंत गार्ड्स को इशारा करते हुए बोला, यह मरना नहीं चाहिए, लेकिन हर पल दर्द से तड़पना चाहिए। इसे थर्ड स्टेज टॉर्चर दो ताकि यह आगे से किसी पर भी अपनी नजरें ना डाले। इतना बोलकर वह भी वहां से चला गया। उसे बस अपनी बीवी से मिलना था। इस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो वहां से निकलकर कार में बैठ गया और करों का काफिला तुरंत वहां से निकल गया। दूसरी ओर अनाया अपने तीनों भाइयों के साथ एक शूटिंग रेंज पर पहुंचती है। जिंदल परिवार मिलिट्री कैंपस के काफी नजदीक रहता था और उस एरिया में ज्यादातर हाई मिलिट्री ऑफिसर के ही विलास है। वहां पर रहने वाले हर किसी की मिलिट्री में काफी अच्छी पहचान थी और हर कोई वहां पर बहुत ज्यादा अमीर था। आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आप उस एरिया में घर नहीं खरीद सकते जब तक आपका मिलिट्री से कोई ताल्लुक ना हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को अच्छे से ना जानते हो। इसीलिए वहां पर घर खरीदने के लिए पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी कमाने पड़ती थी और वहां पर ऐसे ही खानदान के घर थे। वहां पर एक बहुत बड़ी शूटिंग रेंज, कुछ स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल जैसे कई सारे फैसिलिटीज मौजूद थी। अनाया गुस्से में थी, इसलिए ज्ञान उसे शूटिंग एरिया की तरफ ले गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसकी सिस्टर को शूटिंग आती है या नहीं आती है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, वो देखते हैं वहां पर काफी भीड़ थी। हालांकि हर्षद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडेंटिटी की वजह से कोई उनसे भिड़ने के लिए आगे नहीं आया। इसीलिए वह लोग तुरंत दूर शूटिंग एरिया की ओर बढ़ गए ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। वहां कई सारे लोग ज्ञान को भी जानते थे क्योंकि वो भी कई बार शूटिंग करने आता था। हर्षद और आकाश बस अनाया को देख रहे थे। वह ये सोच रहे थे कि वह कैसे अनाया का मूड ठीक करें। तभी ज्ञान एक साइड आवाज में बोला, सिस्टर, क्या आपको शूटिंग करती है? क्या हम ट्राई कर सकते हैं? चलिए हम कंपटीशन करते हैं। अनाया शूटिंग सुनते ही आंखें चमक गई। वह ज्ञान की ओर देखकर बोली, ठीक है, चलो करते हैं। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गई। तभी आकाश आगे आया और अनाया को रोकते हुए बोला, प्रिंसेस, क्या कर रही हो? शूटिंग करना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें चोट लग जाएगी और यह काफी थकने वाला काम है। तुम्हें शूटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम शूटिंग करेंगे और तुम हमें देखकर एंजॉय करना। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है मुझे शूटिंग करना नहीं आता? आप इसीलिए मुझे मना कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो चलो हम शर्त लगाते हैं। क्या होगा शर्त में? और क्या सीटों रेंज में होगी कोई नई बवाल? और क्या होगा जब अनाया और हर्षवर्धन मिलेंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।